1920 में आपकी पार्टी बनी, केरल में, पश्चिम बंगाल में, यहां वहां तो रहे आप, लेकिन बाकी पूरे देश पर में इम्पैक्ट क्यों नहीं छोड़ पाए? वो लोग ये भूल जाते हैं कि बाकी के देश में, खासतौर से उत्तर भारत में, हिंदी भाषी राज्यों में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में, गुजरात में, कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर आंदोलन था समाजवादी आंदोलन, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। इसलिए इन इलाकों में अगर बीजेपी और आरएसएस मजबूत हुआ है तो इसके लिए हमें फांसी पर, कम्युनिस्टों को फांसी पर चढ़ाने के पहले ये भी थोड़ा सा आकलन करना चाहिए कि समाजवादी आंदोलन कहां गायब हो गया। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमें तात्कालिकताओं से बचना पड़ेगा। तात्कालिकता क्या है? तात्कालिकता यह है कि ये चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। समाजवादी आंदोलन के साथ ये दिक्कत रही कि उन्होंने तात्कालिक रूप से राजनीतिक समीकरणों को हल करने के लिए कोशिश की, जबकि वो दूरगामी रूप से समाज के सुधार के या समाज के कुरीतियों के खिलाफ या पॉलिसी स्ट्रक्चर को लेकर जो संघर्ष कर सकते थे वो नहीं किया। इसलिए हमें उसकी ओर लौटना पड़ेगा, बेसिक्स की ओर लौटना पड़ेगा, और ये तात्कालिकताओं का मोह छोड़ के कुछ गंभीर लड़ाइयां हम लोगों को करनी पड़ेगी, समाजवादी और वामपंथियों को, और इसके लिए उनका मिलना जरूरी है। मुझे लगता है पिछले 9 वर्ष, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, पिछले 9 वर्षों में समाजवादी और वामपंथियों के बीच में एकजुटता पहले से बहुत मजबूत हुई है, और वो एकजुटता आगे आने वाले दिनों में संभवतः राजनीतिक सुदृढ़ीकरण की ओर भी, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की ओर भी बढ़ेगी। लेकिन हमें दोनों काम करने होंगे। हमें तात्कालिक रूप से जो आग लगी है उस आग को भी बुझाने के लिए जिस तरीके का भी पानी मिलता है, गंगा का मिले तो गंगा का, हैंडपंप का मिले तो हैंडपंप का, गटर का मिले तो गटर का, आग बुझानी होगी। लेकिन उसके बाद इस तरीके के हालात भी पैदा करने होंगे कि एक वैकल्पिक राजनीति इस देश में आए, और वो काम केवल समाजवादी और वामपंथी लोग ही कर सकते हैं। कोशिश जारी है, प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा कमल, एक चीज और देखते हैं कि इसमें ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, और खास करके हम कहेंगे कि ये जो अपना समाजवादी आंदोलन रहा है, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्टों की तो बात भी दूसरी है, ये लोग समूह के रूप में और अपना टीम के रूप में विचारों को केंद्रित करके काम करते हैं। और यहाँ का जो अति अनुशासन है, ये अति अनुशासन ही है, वो कहीं ना कहीं से इनको बाधक भी बन जाता है। लेकिन ये जो और जो अपने अन्य समाजवादी लोग हैं, उनके यहाँ जो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है और व्यक्ति केंद्रित राजनीति करने का मामला है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके चलते ये समाजवादी आंदोलन और अपने वामपंथी आंदोलन के बीच में भी भेद होता है। और उसमें भी खास करके वामपंथी आंदोलन भी जो टुकड़ों टुकड़ों बटा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा तो नहीं थी। तो आने वाले दिनों में जो हमको चुनौती मिल रही है, तो उस चुनौती को कैसे निपटेंगे ये लोग, कैसे निपट सकते? ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने समाजवादी आंदोलन को काफी नुकसान पहुंचाया, और जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के पीछे वही वजह थी कि तात्कालिकता, तुरंत कोई परिवर्तन आना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो फलाने को हटाना है, तो आपस के बीच में ही उनके बीच में काफी रार पैदा हुई, और ये काफी बड़ी समस्या रही हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन की स्थापना के समय से ही रही। इस बीच में काफी विकराल रूप उसने ग्रहण कर लिया, और बड़े पैमाने पर समाजवादियों का अपने ही आंदोलन से मोह भंग हुआ, और वो कुछ लोग जनसंघ में और बीजेपी में चले गए, कुछ लोग कांग्रेस में भी गए, कुछ लोग हमारे साथ भी आए थे, यमुना प्रसाद जी, शास्त्री जी जैसे लोग। लेकिन ये समस्या तब पैदा होती है जब आप विचार की रणनीति को भूल जाते हैं, आपकी मंजिल क्या है वो भूल जाते हैं, और आप अभी तात्कालिक रूप से जो कार्यनीति है उस पर आप जोर देते हैं। ये समस्या एक उनके साथ रही है। कम्युनिस्टों में ये समस्या नहीं रही। आप जिस अति अनुशासन की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ भी लोकतंत्र इस मामले में है कि जब हम फैसला लेने के पहले चर्चा करते हैं तो वो बहुत ही गंभीरता के साथ, तो बहुत ही तीखेपन के साथ होता है। चाहे वो 1996 में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं बनना है, इस पर हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने जो विचार किया था, 3 या 4 के बहुमत से फैसला हुआ था। लेकिन ये जो सांगठनिक सिद्धांत है कि जो फैसला होगा उस वक्त हमें जो भी कुछ बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन एक बार अगर फैसला हो गया तो उसको लागू करना है। ये जो एक सांगठनिक प्रणाली है हमारी, उस प्रणाली ने हमें काफी हद तक मदद दी है, और हमें हालात को समझने में, हालात के मुकाबले में भी हमें काफी हद तक
सहयोग दिया है। और मुझे लगता है कि समाजवादी आंदोलन को ये सीखना होगा कि भिन्न भिन्न राय हो सकती है। शरद यादव जी की एक राय थी, नीतीश भाई की एक राय होगी, लालू प्रसाद जी की एक राय होगी, मुलायम सिंह जी की परंपरा की एक राय होगी, लेकिन उन सारी रायों को किस तरीके से एकजुट किया जा सकता है और एक आम राय बना के, जिसमें हो सकता है कि मेरी राय न मानी जाए, एक आम राय बना के हम लोग बढ़ सकते हैं। ऐसे प्रयत्न समाजवादी आंदोलन को करने पड़ेंगे, तभी वो भूमिका निभा पाएगा। हमारी शुभकामना है कि ऐसा हो। अच्छा कामरेड, एक चीज और हम देखते हैं कि आज की तारीख में भारतीय संदर्भ ग्रहण में, तो आज की तारीख में एक विचित्र तरीके का शोषण उभर करके सामने आया है। सांप्रदायिक शोषण या धार्मिक शोषण कहिए या मानसिक शोषण कहिए, और एक कारपोरेट लूट है, कारपोरेट। और ये इन दोनों को, ये दोनों का तो लगभग एक ही रूप, एक ही सिक्के के अपना दो पहलू हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जैसे महाराष्ट्र चल रहा है, गुजरात चल रहा है, या पूरे देश के पैमाने पर है कि हिंदुत्व के नाम पर तो लोग थोड़ा सा बंट रहे हैं कि भैया वो जो तो वो सांप्रदायिक पार्टी है, वो हिंदुत्व को लेके चल रही है, और हम जो तो सबको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर विरोध करने वाले लोग कारपोरेट लूट के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। तो इस विभेद को, इस द्वंद्व से कैसे निपटा जा सकता है अपने मार्क्सवादी? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हमारे देश में कारपोरेट और हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता का गठबंधन काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ गर्भनाल से जुड़े हुए हैं, घनघोर गठबंधन है, जबकि कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद के विकास के लिए सांप्रदायिकता और फांसीवाद उसके लिए भी अवरोध है। लेकिन हमारे देश में इस नई परिस्थितियों में कॉरपोरेट के पूंजीवाद ने ये पाया कि उनके लिए सांप्रदायिक हिंदुत्व उनकी लूट को आसान बनाने के लिए बढ़िया है। वो भी तात्कालिकता की ओर देख रहे हैं। हिटलर ने जो जर्मनी में किया था उसको देख नहीं रहे वो। लेकिन ये एक गठबंधन है। नरेंद्र मोदी जी खुलेआम कॉरपोरेट के लूट के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं, और कॉरपोरेट के नियंत्रित वाला मीडिया खुलेआम अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी और नफरत पैदा करने वाली बातों को लोगों के बीच में ले जा रहा है। ये बात सही है। अब इसका दो तरीके से मुकाबला करना है आपको। एक तरीका तो यह कि दोनों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और दोनों के खिलाफ अगर लड़ना है तो आपको कॉरपोरेट की लूट और हिंदुत्व के विभाजन और नफरत, दोनों के मुद्दों को गठबढ़ करके एक साथ उससे लड़ना होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस देश की बहुत सारी राजनीतिक धारा है जो ये मानते हैं, जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि कॉरपोरेट पूंजी को भी बढ़ना चाहिए। इसलिए वो कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये तात्कालिक रूप से हो सकता है कि उनके लिए फायदे के लिए हो, लेकिन दूरगामी रूप से ये फायदे नहीं होता। ये दुमुहा सांप है इस वक्त जो शासक वर्ग है हमारे, उसके केवल एक, और ये दुमुहा सांप मटियाला नहीं है कि जिसमें जहर नहीं है। इसके दोनों तरफ के मुंह में जहर है। केवल एक तरफ के विषदंतों को आप तोड़ देंगे और दूसरे तरफ का पनपता रहेगा, उससे लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। इस मामले में सिर्फ वामपंथी और काफी हद तक समाजवादियों का एक हिस्सा है जो ये मानता है कि दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। किसान आंदोलन इसका एक उदाहरण था। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक हिस्सा है जो ये मानता है कि नहीं, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता को तो रोका जाना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट पूंजी के खिलाफ उस तरीके की निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए। ये गलत समझदारी है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा, राहुल गांधी के भाषण देख लीजिए, मुझे लगता है कि देर सवेर इस देश के इस तरीके के दलों के बीच में भी ये विश्वास पैदा होगा कि नहीं, दोनों से लड़ना पड़ेगा, केवल एक जहर को काटने से काम नहीं चलेगा। अच्छा कमरेड, एक चीज और हम देखते हैं कि हमारे वामपंथी आंदोलन में भी, हमारे समाजवादी आंदोलन में भी हम विरोध के, या जो किसी दल विशेष या संगठन विशेष के विरोध में हम इस तरीके से आ जाते हैं कि अपना हम नारा बदल देते हैं, पहले राम फिर वाम, इस तरीके का भी स्लोगन चल पड़ता है। तो इस मानसिकता से वो ये किस तरीके से हमारा मार्क्सवाद निपटेगा? मुझे नहीं मालूम ये नारा कहां पे लग रहा है, क्योंकि राम और वाम के बीच में कोई द्वैत या अद्वैत वाला मामला नहीं है। वैसे भी राम इस देश के राम इस देश के, जी ये नारा बंगाल में लगा है। गलत लगा है।
जिनने भी लगाया। पहले राम फिर वाम वाला जो नारा है, वाम और राम के बीच, देखिए हमारा धर्म के मामले में बड़ा साफ दृष्टिकोण है। मार्क्स ने भी ये बात कही थी, हमारी पार्टी भी ये मानती है। हमारी पार्टी जो वैज्ञानिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास रखती है, हमारी पार्टी का सदस्य बनने के लिए नास्तिक होना आवश्यक नहीं है, नास्तिक होना जरूरी नहीं है। मार्क्स ने भी ये बात कही थी कि धर्म एक खास तरीके की परिस्थितियों में पैदा हुआ है, वो खास तरीके की परिस्थितियों पर हमला करिए, धर्म पर हमला करके उसको शहीद मत बनाइए। एंगेल्स ने एक वाक्य बोला था, बहुत रोचक काव्यात्मक वाक्य है। उन्होंने कहा था कि धर्म आंसुओं की घाटी का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पर हमला मत कीजिए, आंसुओं की घाटी को सुखाइए। इसलिए धर्म को हम उस हिसाब से लेते हैं, लेकिन धर्म को राजनीति में किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं। इसलिए पहले राम फिर वाम, वाम और राम दोनों, इस तरीके की बातें किसी भी स्तर पर वामपंथी आंदोलन ने, खासतौर से जो संगठित वामपंथी आंदोलन है, उसने कभी इस्तेमाल नहीं की। अगर आपके पास कहीं से ये खबर आई है तो वो गलत है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये भी गलत है। राम और वाम के बीच में न द्वैत है न अद्वैत है। जी, अच्छा कॉमरेड, ये फिर ऐसी हालत में ये पूरा भारत तो एक तरीके से पूरा दुनिया है, और ये और आज की तारीख में भारत अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि अब हमारे पास इतना बड़ा बाजार है। लेकिन इतने बड़े बाजार को भी और इतनी परिपक्व समाजवाद के लिए उर्वरा भूमि में हम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। समाजवाद को लागू करने के लिए हमको तमाम डेविएशन का हमको सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे लोगों को हमको साथ लेना पड़ रहा है जो समाजवाद से काफी दूर है। तो इस रणनीति के तहत अपने मार्क्सवादी लोग या वैज्ञानिक समाजवादी आंदोलन जो है वो उसको कैसे तालमेल बिठा पाएगा यहाँ विकल्प देने के, वैकल्पिक राजनीति के लिए? देखिए बात आपकी सही है जी, आप बात आपकी सही है। हाँ, बात आपकी सही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक बात शुरू में कही थी, और वो ये कहा था कि आपको, एक तो आपके घर में आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए पहला काम है आपका, तो उसके लिए आप गंगा जल से लेकर गटर के पानी तक सबका इस्तेमाल करते हैं, वो जायज है। लेकिन दूसरा सवाल है कि आप उस आग के सारे कारणों को निर्मूल कर देना चाहते हैं। उसके लिए आपको दोनों के खिलाफ ही लड़ने के लिए होना होगा। तो एक समय विशेष के लिए कार्यनीति अलग हो सकती है, लेकिन अंततः आपको जो विकल्प लेकर आना है वो तभी लेकर आना है। भारत के सामने जो आपने कहा, एक तो साध्वी और साधुओं की वजह से हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो गए हैं, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हमारे पास मैन पावर बहुत है, हमारे पास 65% से ज्यादा युवा, आबादी का हिस्सा युवा है। इस शक्ति का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं हम लोग। वो करने के लिए सरकार को बाध्य करना होगा। हम विश्व में एक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उस संकीर्ण मनोवृत्ति के साथ नहीं जिस संकीर्ण मनोवृत्ति के साथ हमारे देश के शासक अभी काम कर रहे हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि ऐसा होगा। उसकी एक वजह यह है कि 5000 साल के इतिहास में आप अगर उठा के देख लें तो बहुत सारे अप डाउन रहे, लेकिन धर्म के आधार पर चलने वाला राष्ट्र ये भारत कभी नहीं बना। आखिरी बात मैं ये कह रहा था कि ठीक है, हम लोगों को, समाजवादियों को और वामपंथियों को और मार्क्सवादियों को जो जटिलता है, उन जटिलताओं से बाहर निकलने के लिए नई नई टेक्निक लानी चाहिए, नए नए रास्ते खोजने चाहिए। लेकिन आज की स्थिति के लिए केवल हमें श्रेय मत दीजिए, केवल वामपंथी या समाजवादियों को भी श्रेय मत दीजिए। कुछ हमारी विफलताएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ सामने वाले की धूर्तताओं को भी तो श्रेय दिया जाना चाहिए। सामने वाले ने जिस तरीके से पूरे मीडिया पर नियंत्रण करके, पूरा वर्चस्व आर्थिक रूप से कायम करके, पूरे लोकतंत्र को समेटकर धन तंत्र और ठग तंत्र में बदलकर जिस तरीके की एक मतलब शकुनी की बिसात बिछाई है, उस बिसात पर लड़ने के लिए हम लोगों को भी नए तरीके की कौशल को विकसित करना होगा। तो इस स्थिति के लिए केवल हमें श्रेय मत दीजिए, थोड़ा बहुत श्रेय आरएसएस को, मोदी जी को भी दीजिए कि उन्होंने अपने सारे सोच विचार को त्याग कर हड़बड़ी में इस देश का सत्यानाश करने का बीड़ा उठाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड बादल सरोज जी। तो इस तरह से आज हमने कार्ल मार्क्स को याद किया
कार्ल मार्क्स को याद किया, खास करके भारतीय संदर्भ में। और भारतीय संदर्भ में जहां सीधे सीधे वो उस समय भी रेखाएं से अपना खींची हुई थी, और आज भारत में भी रेखाएं खींची हुई हैं। एक तरफ अंधविश्वास है, छद्म शोषण है, और एक तरफ वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक समाजवाद है। ये लोग जानते हैं कि अगर हमारा वैज्ञानिक दृष्टि अगर हमारी विकसित होगी, अगर हम सोचना शुरू करेंगे, अगर हम प्रश्न करना शुरू कर देंगे, तो इनका अंधविश्वास नहीं टिक पाएगा उस कसौटी पर। तो एक तरफ है कि किस तरीके से वैज्ञानिक दर्शन को, वैज्ञानिक सोच को कुंद किया जाए, और एक तरफ है कि उसको किस तरीके से बाबाओं के माध्यम से, शादियों के माध्यम से और तमाम जो धर्म आख्यान वो करके ये पूरी जनता को मानसिक गुलामी में ढकेला जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, मार्क्स भी अपना कहा करते थे कि लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही ऐसी है जिसके तहत समाजवाद जिंदा रह सकता है, समाजवाद फल फूल सकता है। और ये वही अंधविश्वासी लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, लोकतंत्र, जनता की बात सुनो ही मत, उसकी बात मानो ही मत, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, जो हम कह रहे हैं वही परम सत्य है, जो हम सोच लिए वो सुनो। हमको ये लोगों की बात नहीं सुननी है, लोगों के मन की बात हमको नहीं सुननी है, हमको अपने मन की बात बतानी है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, उसको केवल फॉलो करो। तो आज मार्क्स इतने दिनों बाद भी वैसे ही प्रासंगिक है, मार्क्सवाद वैसे ही प्रासंगिक है, मार्क्सवाद उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सृष्टि का ये अपना सतत विकास है, ये प्रकृति का सतत विकास है। प्रकृति को से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति से अगर हम संघर्ष करेंगे, तो हमारा विनाश सुनिश्चित है। अगर हमको चलना है, अपने विकास के रास्ते पे चलना है, तो ये कालचक्र और जो काल की पहिए को सतत घूमते रहना होगा। उसको रोकने का प्रयास मतलब अपने आप को ये विनष्ट की तरफ ले जाना है, प्राकृतिक दुर्भिक्ष की तरफ ले जाना है। तो आज मार्क्स हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है, या उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक है जितना वो उस समय हुआ करता था 1818 में अपने जैसा हुआ करता था, 1917 में जैसा हुआ करता था, उससे ज्यादा आज जरूरी हमारा मार्क्स है। और मार्क्स के उन सिद्धांतों पर, उनके वैज्ञानिक समाजवाद की ही नींव पर हमारे देश में आज की तारीख में भी वैकल्पिक राजनीति खड़ी हो सकती है। उससे अलग हट करके अगर हम सोचते हैं, तो ये हमें अपना छलावा देना है, अपना भ्रम देना है। आप हमारे साथ आए बादल सरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुजन संवाद के अपने दर्शकों के लिए फिर हम आते रहेंगे ऐसे विशेष अवसरों पर, ऐसी वैचारिक बहस के लिए, ऐसी वैचारिक